नमस्कार, विपक्ष ऑलवेज वेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पंजाब कांग्रेस में इन दिनों कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। हाईकमान संगठन को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नेताओं के तेवर कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। कांग्रेस आलाकमान ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखने का फैसला किया और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को चुनाव प्रचार समिति की जिम्मेदारी सौंप दी गई। लेकिन यही फैसला अब पार्टी के भीतर नए विवाद की वजह बन गया है। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पंजाब कांग्रेस दो खेमों में बढ़ गया है। चन्नी ने खुलकर तेवर दिखाना शुरू कर दिया। चन्नी के साथ रंधावा और कई वरिष्ठ नेता लगातार अलग अलग बैठकों के जरिए अपनी ताकत दिखा रहे हैं। स्थिति इतनी आगे बढ़ गई है कि पंजाब मामलों के प्रभारी भूपेश बघेल जब चंडीगढ़ में नेताओं से बातचीत करने पहुंचे, तब चन्नी, रंधावा और प्रगट सिंह बैठक में शामिल ही नहीं हुए। इसके बजाय चन्नी अपने समर्थकों के साथ दिल्ली आ गए हैं। बताया जा रहा है कि चन्नी गुट हाईकमान से मुलाकात करके ही दम लेगा। चन्नी गुट राहुल गांधी के विदेश दौरे से लौटने के बाद उनसे मुलाकात कर अपनी नाराजगी जाहिर करेगा, पर राहुल बाबा कब आएंगे कोई कंफर्म न्यूज नहीं है। तो कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है, आज इस पर चर्चा करेंगे। पर ओवैसी के एक बयान ने हलचल मचा दी है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी को इस बात की आशंका है कि जिस तरह से एसआईआर हो रहा है और डेमोग्राफी पर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में आयोग बनाया गया है, देर सवेर केंद्र सरकार एनआरसी भी लागू कर सकती है। ओवैसी ने अपने बयान में कहा कि वो अमित शाह है, मुझे पता है कि वो कुछ भी लापरवाही से नहीं करते। अमित शाह अगर कोई मीटिंग करते हैं तो वो कच्चा काम नहीं करते हैं और ना ही हवा में फायर करते हैं। मुझे शक है कि वो फाइनली एनआरसी लाना चाहते हैं। तो ओवैसी के बयान को भी समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, बताया जा रहा है कि चन्नी गुट दिल्ली में मौजूद है, लेकिन कब होगी मुलाकात राहुल गांधी से? देखिए, कांग्रेस पार्टी में कंफ्यूजन है। राहुल गांधी से वो मिलने आए, राहुल गांधी है ही नहीं, तो किससे मिलने के लिए आए हैं? ऐसा तो नहीं रात के अंधेरे में अमित शाह जाकर मिल ले, कुछ भी हो सकता है। राजनीति वैसी ही चल रही है। अब मालूम चल रहा है कि वहां और भी नए गुट, आज एंट्री हो गई नवजोत सिंह सिद्धू गुट की। उसकी तरफ से एक चिट्ठी लिखा गया, वो भी कह रहे कि वोटिंग को हटाओ, तब जाके मामला शांत होगा। ये 2012 से जो लोग आए हैं वही शर्त रख रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं, ये तो चलेगा नहीं। तो खैर, एक और गुट पैदा हो गया। अब उसको भी मैनेज करना बड़ा दिक्कत होगा। आनंद फानंद हाईकमान ने भेजा बघेल साहब को कि जाकर के देखो, स्थिति ठीक करो। वो पहले भी संगठन के मीटिंग्स वगैरह ले रहे थे, चुनाव की तैयारी में उनको भेजा गया था। अब जब वो वहां गए, इन लोगों ने कह दिया हम मीटिंग में हम इनसे बात ही नहीं करना, इनसे बात करके क्या होगा, सीधे हाईकमान से बात करनी है। प्रियंका वाड्रा की एंट्री हो गई। प्रियंका वाड्रा की तरफ से बताया जा रहा है कि उन्होंने एक टीम भेजी है पंजाब की जमीनी हकीकत का पता करने के, मतलब जमीनी हकीकत पता नहीं है दिल्ली में बैठे कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर को। मतलब आप लोग हवाई में काम कर रहे हो। अभी स्टडी चल रहा है तो मीटिंग चल रही है, प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम के जड़ में क्या है वो कुछ पता नहीं। और उसके बाद राजनीतिक बयान जो है गहलोत साहब से दिलवा देते हो कि नहीं नहीं, सारे लोग एकजुट होकर के लड़ेंगे, एक साथ मिल करके हम सरकार वहां पे बनाएंगे। एक साथ कहां मिलोगे, कैसे मिलोगे? चन्नी की तरफ से ये साफ साफ कह दिया गया है, रंधावा भी बार बार इस बात को कह रहे हैं, और जो पत्रकार जो वहां पे एक्टिव हैं चंडीगढ़ से बता रहे हैं कि इन लोगों ने कुछ प्लान भी तैयार कर रखा है कि वोटिंग को नहीं हटाया गया तो ये एक अलग गुट बनेगा, ये भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो दिल्ली आना हो गया है चन्नी साहब का अचानक, इससे और मामला गहरा गया है। रंधावा भी दिल्ली आए थे, चुपचाप जाकर के मिल लिए, किससे? अमित शाह से। तो नजर तो वहां बना करके रखनी है कि चन्नी दिल्ली में, राहुल गांधी नहीं है, बोले वो राहुल गांधी से मिलने आए, राहुल गांधी है नहीं, तो उनकी किससे मुलाकात होती है, उससे ये आगे की रणनीति चन्नी ग्रुप की या कांग्रेस पार्टी में बागियों की क्या होगी वो भी क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि बवाल तो बढ़ता जा रहा है। क्या प्लान बना रहे हैं चन्नी, उनका प्लान बी क्या है? देखिए, जिस तरीके की स्थिति पंजाब में है, यानी कि चरणजीत सिंह चन्नी, उनके नेताओं ने, उनके समर्थकों ने उन्हें बताया
कि आपको प्रदेश अध्यक्ष इसलिए नहीं बनाया जा रहा, सीएम का कैंडिडेट इसलिए नहीं बनाया जा रहा क्योंकि राहुल गांधी आपको पनिश करना चाहते हैं। ये पनिशमेंट पोस्टिंग कह सकते हैं कि आपको कैंपेन कमेटी का चीफ तो बना दिया गया, लेकिन ऐसी कमेटियां तो बहुत सारी है। कोर कमेटी भी बनी है, स्क्रूटनी कमेटी भी बनी है, मैनिफेस्टो कमेटी भी बनी है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष का मतलब सीधे तौर पर सीएम का कैंडिडेट, और ये कैंडिडेट नहीं बनाएंगे फिर भी प्रदेश अध्यक्ष की जिसकी जिम्मेदारी है उसी को माना जाएगा कि वही संगठन देख रहे हैं, वही आगे सरकार देखेंगे। और चन्नी के समर्थक इकट्ठा हुए, धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई। 65 पूर्व विधायक, सांसद, कुछ वर्तमान के विधायक, इन सब लोगों ने एक एक करके मीटिंग की और उसके बाद कहा कि अब कोई उपाय नहीं है। ये कांग्रेस के कारण, राहुल गांधी के कारण, इनकी गुटबाजी बढ़ाने के कारण पिछला चुनाव हारा गया था। इसमें आपकी कोई भूमिका नहीं थी, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, इसलिए इस बार रुकना नहीं है। अब राजा वडिंग का गुट क्या करेगा? अगर राहुल गांधी इन किन प्रकारेण मान लेते हैं, इनकी बात मान लेते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि पूरे पंजाब के कांग्रेस के ऊपर चन्नी का ही भूमिका है, उन्हीं के कमान में है। इतने सालों से अगर राजा वडिंग पंजाब के कांग्रेस को देख रहे हैं तो उनका भी एक संगठन है। ऐसा नहीं कि ये 65-66 नेता ही हैं, ऐसा नहीं है कि प्रताप सिंह बाजवा अभी चन्नी के गुट में हैं, वो तो अभी बीच बीच में देख रहे हैं कि कहाँ किसके साथ जाना है, कब क्या परिस्थितियां आए, उसके बाद फैसला करेंगे। तो ये सारे नेता आपस में बटे हुए हैं। अभी राहुल गांधी का इंतजार, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए बघेल वहां पहले पहुंच गए। ये बघेल भी राहुल गांधी नंबर 2 ही हैं। हर जगह जहां जहां गए वहां कांग्रेस का नाश करके आया। मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ का, कांग्रेस को हराया। उसके बाद आगे इनको प्रभारी बनाया गया राज्यसभा चुनावों के लिए। अभी झारखंड में राज्यसभा चुनाव के प्रभारी थे, कांग्रेस को हराकर आए। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के प्रभारी बने, वहां भी हरा दिया। अब पंजाब के प्रभारी बने हैं। तो 1 साल के अंदर पंजाब कांग्रेस में ये पहली बार गुटबाजी नहीं हुई है। गुटबाजी इतनी बढ़ गई है कि अब सांसद, विधायक, वरिष्ठ नेता सामने आकर कह रहे हैं कि कांग्रेस से अब अलविदा कहो। बिल्कुल, बात करते हैं ओवैसी की। उनको भी पता है कि अमित शाह कोई काम करते हैं तो वो कच्चा काम नहीं करते हैं, जिनका वो जिक्र कर रहे हैं। एसआईआर की प्रक्रिया जो चल रही है उसको लेकर वो कह रहे हैं कि नहीं, ये फाइनली एनआरसी लागू करने की तैयारी है। देखिए, ये उसको कहते हैं कि कॉम्पिटिटिव सेकुलरिज्म, मुसलमानों का मुद्दा कौन सबसे बेहतर उठाएगा, उस संदर्भ में ये बयान को देखना जाना चाहिए। वो कह क्या रहे हैं? वो एनआरसी तो सारे लोग चिल्ला रहे हैं। ये तो ममता बनर्जी भी चिल्ला रही थी कि एसआईआर नहीं है, बैकडोर से एनआरसी हो रहा है। यही सब लेकर के चले गए थे नहीं लोग सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अभी इन्होंने क्यों उठाया? उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, वहां मुस्लिम वोट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये कह रहे हैं कि एसआईआर जो हो रहा है उसमें बैकडोर से एनआरसी होगा, तो वो दरअसल चीफ मिनिस्टर से मिलने का टाइम मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप सारे लोगों को परमानेंट रेसिडेंस का जो है सर्टिफिकेट जारी कीजिए। और इन्होंने पहले से ऐलान कर दिया और इन्होंने कहा कि ये मैं मांग रहा हूं मुख्यमंत्री से कि कांग्रेस पार्टी सब लोगों को परमानेंट रेजिडेंस का जो है वो सर्टिफिकेट जारी करे, ताकि वो बता सके कि भाई हम यहाँ के परमानेंट लोग हैं, तब हमारा नाम नहीं कटेगा। कांग्रेस पार्टी ये नहीं करना चाह रही। अगर आप कांग्रेस पार्टी ये काम करेगी तो कांग्रेस पार्टी खुलेआम जो है वो इसका मतलब ये हो गया कि जो कोई भी रोहिंग्या, बांग्लादेशी, इधर उधर के जो लोग हैं, इन सबको, ये जो पश्चिम बंगाल से भाग के जो लोग आ गए, तेलंगाना में छिपे हुए हैं या कर्नाटक में छिपे हुए हैं, उन लोगों को परमानेंट रेजिडेंस का जो है सर्टिफिकेट दे दो। तो वहां चीफ मिनिस्टर मिल नहीं रहा तो इनको घेरने का मौका मिल गया। मतलब ये कॉम्पिटिटिव सेकुलरिज्म, मतलब आपने एक ऐसा मुद्दा उठाया है कि जिससे कांग्रेस पार्टी फंस गई है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आप समझ लीजिए। कल लखनऊ के एनआईए कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। 15 लोग, सब ज्यादातर उसमें मुसलमान हैं, इन लोगों को 5-5 साल की सजा मिली है। किस लिए? कि रोहिंग्या बांग्लादेशियों को आप यहां बिठाने के लिए एक गिरोह की तरह फर्जी सर्टिफिकेट दे रहे थे। यह लखनऊ के एनआईए बेंच की तरफ से जो है यह फैसला सुनाया गया। अब इस बात को आप समझिए, ये खबर क्यों नहीं कल सोशल मेन लाइन मीडिया के अंदर जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर नहीं आया, ये अभी अपने आप में चौंकाने वाली बात है। तो आपको एनआरसी से क्या प्रॉब्लम है?
समस्या तो ये है ना कि ये जो तमाम सेक्युलर पार्टियां हैं, एनआरसी के नाम पे मुसलमानों को डराने धमकाने का काम, और ओवैसी ने इसका ही इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी के खिलाफ किया कि आदर तो आप परमानेंट रेजिडेंस का जो है आप सर्टिफिकेट जारी करो, जो आप जारी कर नहीं सकते, और नहीं तो फिर हम यूपी में घूम घूम के बोलेंगे कि ये देखो अमित शाह एनआरसी लाना चाह रहा है और कांग्रेस पार्टी उसके साथ पीछे पीछे है। मतलब ओवैसी ने विपक्षी पार्टियों को ही फंसा दिया है ऐसा बयान देकर। देखिए, ओवैसी कम से कम विपक्ष में एक समझदार नेता तो है। ये तो समझ पाता है कि अमित शाह ऐसे ही कोई काम नहीं करते, ऐसे ही मीटिंग नहीं करते। मीटिंग तो वो कई इस बीच किए हैं, और उसमें मीटिंग का एक हिस्सा वो भी रहा है जो अभी हाई पावर डेमोग्राफिक कमेटी बनी है, उनके रिटायर्ड जज, उनके साथ भी मीटिंग हुई और उन्होंने सारी बातें बताई। 14 क्वेश्चन लेकर गए थे होम मिनिस्ट्री के लिए कि ये 14 क्वेश्चन है जहां पर हमने अभी देख लिया है कि किन किन क्षेत्रों में मुसलमानों की जनसंख्या अचानक से बढ़ी है। उन जगहों पर ये 14 क्वेश्चन लेकर हमारी टीम जाएगी और देखा जाएगा कि इन जगहों पर मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी है बाहरी लोगों के आने से या फिर ओरिजिनल यही के मुसलमानों का पॉपुलेशन बढ़ने से। अब ये तो ओवैसी को ही पता है कि हैदराबाद वो गढ़ रहा है जहां पर सिम्मी भी एक्टिव रहा, सुपर एक्टिव मोड में रहा, और हैदराबाद वो जगह रही है जहां पर शुरुआती दौर में ये माना जाता रहा कि यहां घुसपैठियों का गढ़ है। और वे पूरे ये साउथ इंडिया में अभी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है इन जगहों पर। तेलंगाना में भी मांग की गई, कर्नाटक में एनडीए का डेलीगेशन गया, भारतीय जनता पार्टी भी साथ में थी, और ये बात उठी कि आप जो यहां एसआईआर करवा रहे हैं उसमें जो कर्नाटक सरकार के कर्मचारी हैं, बीएलओ नियुक्त किए गए हैं, वो सारे काम नहीं कर रहे, वो डोर टू डोर कैंपेन नहीं कर रहे, उन जगहों पर जाकर नहीं उन लोगों के लिस्ट तैयार कर रहे, बल्कि ये मस्जिदों में मीटिंग होती है और वहीं पर एक जगह सबका नाम दे दिया जाता है। ये अलग अलग जगहों पर घरों में मीटिंग करते हैं, वहां पर नाम दे दिया जाता है। तो ये पूरी तैयारी को देखते हुए ओवैसी को ये तो लग रहा है कि समस्या आने वाली है। अगर हैदराबाद में सही तरीके से जांच हो गई, एसआईआर की प्रक्रिया हो गई और फिर ये डेमोग्राफी मिशन के तहत उन लोगों को भगा दिया गया जैसे चल रहा है। अभी तमिलनाडु में भी डिटेंशन कैंप में बंद था, 615 लोगों को डिपोर्ट किया गया, बीएसएफ के हवाले किया गया। तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, और ये प्रक्रिया जो चल रही है उसमें हैदराबाद में इनको लगने लगा एक सांसद के सीट है जहां पर हम जीत जाते हैं, वहां अगर चेंज हो गया तो फिर जीत नहीं पाएंगे। तो कम से कम वो भविष्य में ये पहचान रहे हैं कि ये मौलाना सीटें जितनी है, यानी कि लोकसभा की वो सीटें 43 से 44 ऐसी सीटें हैं जहां 50% से ज्यादा मुसलमानों की जनसंख्या है। और अगर ये डिलिमिटेशन आया, मीटिंग का मतलब इसके से भी है कि विपक्षी पार्टियों से मुलाकात हो रही है और डीएमके भी समर्थन देने के लिए तैयार है। अगर ये लोग समर्थन दे दिया, डिलिमिटेशन आ गया, एसआईआर आ गया और उसके बाद डेमोग्राफिक चेंज पर रिपोर्ट आ गई, सब एक साथ आया, तो डिलिमिटेशन में 30% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला कोई क्षेत्र रहेगा ही नहीं। और उसके बाद ये इस्लामिक पार्टियां जितनी बनी है जो कि सिर्फ मुसलमानों का वोट लेती है, ओवैसी हो या हुमायूं कबीर हो या फिर मुस्लिम लीग हो, ये सारी इस्लामिक पार्टियों की दुकानें बंद हो जाएगी क्योंकि और दूसरा इन्हें वोट देगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद। तो असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना में चल रही चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर प्रक्रिया पर एक बैठक में कहा है कि अमित शाह कोई मीटिंग करते हैं तो याद रखिए वो कच्चा काम नहीं करते, खाली हवाई फायरिंग नहीं करते, कुछ ना कुछ वो बराबर एक प्रोग्राम बनाकर काम कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा है कि शाह एनआरसी लाना चाहते हैं और यही विपक्षी पार्टियों की दिक्कत है। तो वहीं पंजाब कांग्रेस में जिस तरह से घमासान चढ़ा है, लगता तो नहीं है कि ये विवाद जल्द खत्म होगा। तो इन खबरों पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।